प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 9 इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने क्रांति का अर्थ और फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पर हम सभी आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध से समाप्त होती है। फ्रांस की क्रांति से पूर्व जो फ्रांस की सामाजिक दशा थी, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए हम बताते हैं कि जो फ्रांसीसी समाज था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला, उसे प्रथम स्टेट कहते थे, जिसमें पादरी वर्ग आता था। दूसरा, द्वितीय स्टेट कहते थे, जिसमें कुलीन व सामंती वर्ग आता था। तीसरा, तृतीय स्टेट कहते थे, जिसमें सर्वहारा वर्ग या बुर्जुआ वर्ग या साधारण वर्ग आता था। जो पादरी वर्ग था उसका जो प्रतिशत था वो 10% था और उसे जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, धार्मिक अधिकार प्राप्त थे, कर लेने का अधिकार प्राप्त था। वह टाइड नाम धार्मिक कर लेता था और जो उपज का 10% था। ऐसे ही द्वितीय वर्ग था, जिसे सामंती वर्ग या कुलीन वर्ग कहते थे, वह सामंती कर लेता था और अनेक प्रकार के उसको विशेषाधिकार प्राप्त थे। तीसरा वर्ग था जो बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था फ्रांस में, जिसे रूस में सर्वहारा वर्ग कहा गया। ऐसे अनेक देशों में उसे साधारण वर्ग कहा जाता है। यह अनेक प्रकार के करों को देता था, यानी यह करदाता था। यह अपनी उपज का अधिकांश भाग करों के माध्यम से और उन दोनों वर्गों को समर्पित कर देता था। भूखों पेट रहता था लेकिन कर देना पड़ता था। इनमें असंतोष था, क्योंकि राजा का दायित्व है जनता की देखभाल करना, जनता का दायित्व नहीं है राजा की देखभाल करना। इसलिए जो कुछ दार्शनिक और विचारक हुए, उन दार्शनिक विचारकों ने एक तृतीय वर्ग का, एक चतुर्थ वर्ग का, जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं, मध्यम वर्ग समाज का एक गठन किया। उसमें दार्शनिक थे, शिक्षक थे, विचारक थे, वकील थे, चिकित्सक थे, बड़े बड़े व्यापारी थे। ऐसे एक वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय, जिसको चतुर्थ वर्ग कहा गया, फ्रांस में उदय हुआ। और इनके उदय होने के बाद फ्रांस की राजनीतिक गतिविधियों में हलचल पैदा हुई, सामाजिक गतिविधियों में हलचल पैदा हुई। जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए तैयार हुई, क्योंकि इस वर्ग के लोगों ने जनता में प्राण फूंका। निर्जीव समान थी जनता, अपने अधिकारों को खो चुकी थी जनता, अपने स्वत्व को खो चुकी थी जनता। तो ये जो वर्ग हुआ, शिक्षित पढ़ा लिखा वर्ग, इसने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद लोगों को बताया कि जनता राजा का पालन पोषण नहीं करेगी, राजा जनता का पालन पोषण करेगा। इस प्रकार से लोगों में एक जागृति उत्पन्न हुई, एक चेतना उत्पन्न हुई और उसी नव चेतना में और फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। आगे 1715 ईस्वी में हम अगर फ्रांसीसी इतिहास उठाकर देखें तो जब 23 मिलियन जनसंख्या फ्रांस की हो गई थी और अकाल की स्थिति, अनेक प्रकार के कमियों की स्थिति से जनता परेशान थी, भ्रष्टाचार से, महंगाई से परेशान थी, क्योंकि जो उत्पादन हो रहा था कृषि में, उद्योग में, व्यापार में, वह उत्पादन उस जनता के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए लूटपाट, महंगाई, चोरी, डकैती पूरे फ्रांस में विद्यमान थी, जिस पर राजा का कोई नियंत्रण नहीं था। तो यह भी एक प्रकार का फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण है। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख कारण हम सभी जानते हैं, प्रमुख कारण जो
अर्थात फ्रांस का उच्च न्यायालय का कार्य करता था। 5 प्रतिनिधियों की 6 प्रतिनिधियों की एक सभा थी और राजा उनसे मंत्रणा करके और कार्य कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब फ्रांस में अकाल पड़ा 1788 ईस्वी में, और उस अकाल के दौरान राजा के भोग विलास की वस्तुओं में कमी नहीं आई। उसने राजकोष को भरने के लिए, राजकोष को बैलेंस करने के लिए जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए उस अकाल की स्थिति में। और जो ये प्रतिनिधियों की एक सभा थी जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, इसके भी कुछ विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, इस पर भी कर लगा दिए, इनको भी कर देना अनिवार्य कर दिया राजा ने। तो पार्लियामेंट ने और अंदर अंदर से राजा का विरोध करना शुरू किया और जनता के पक्ष में और अपना विचार मिलाना शुरू किया। तो इस प्रकार से जब राजा ने और नया कर लगाना शुरू किया तो पार्लियामेंट के विचार से नया कर लगाता था राजा। पार्लियामेंट ने मना कर दिया और कहा कि स्टेटस जनरल एटा जेनेरो, उसको कहते थे स्टेटस जनरल एटा जेनेरो, ये जो कर लगाया जाए ये एटा जेनेरो के परामर्श से लगाया जाए। एटा जेनेरो अर्थात स्टेटस जनरल, स्टेटस जनरल की एक सभा बुलाई जाए और उस सभा में सभी प्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाए और सभी प्रतिनिधियों के मत से और अब नए कर लगाए जाएं। राजा ने एटा जेनेरो की सभा बुलाई। एटा जेनेरो में तीनों वर्ग से प्रतिनिधि भाग लिए। प्रथम वर्ग से 300 प्रतिनिधि, द्वितीय वर्ग से 300 प्रतिनिधि और जो तृतीय वर्ग था वो अधिकांश जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए 600 प्रतिनिधि ने भाग लिया। और उसमें उस सभा में स्टेटस जनरल की अर्थात संसद की सभा में महिलाओं, कृषकों और श्रमिकों का प्रवेश वर्जित किया गया। इससे भी जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ और जो तृतीय वर्ग प्रथम वर्ग ने तो मान लिया, लेकिन तृतीय वर्ग ने और कहा कि सभी प्रतिनिधि अपना वोट करेंगे और उसमें सभी प्रतिनिधियों ने जब वोट करना प्रारंभ किया तो कर न लगाने के पक्ष में अधिक वोट आया। इससे राजा विवश होकर के कर नहीं लगा पाया। इस आंतरिक जो प्रतिद्वंद था राजा और पार्लियामेंट में, इस आंतरिक प्रतिद्वंदता में पार्लियामेंट विजयी हुआ और जनता का साथ दिया। इस प्रकार से फ्रांस में और आगे चल करके विद्रोह उत्पन्न हुआ और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति का आगाज हुआ अर्थात शुरुआत हुआ श्री गणेश को। फ्रांसीसी क्रांति के उत्पन्न होने में जो पार्लियामेंट थी उसकी मुख्य भूमिका थी, जो दार्शनिक थे उनकी मुख्य भूमिका थी, मध्यम वर्ग, किसान के अतिरिक्त जो ऊपर जो वर्ग थे जिसको हम चिकित्सक, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, बड़े बड़े व्यापारी, इनका योगदान था। इन सभी के सम्मिलित योगदान से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई और फ्रांसीसी क्रांति 3 चरणों में चला। 3 चरणों में अर्थात 1789 ईस्वी, 1792 ईस्वी उदारवादियों का चरण था। इसमें उदारवादियों में विनम्रता पूर्वक और राजा से और पार्लियामेंट से आग्रह किया कि फ्रांस की जनता को स्वतंत्र किया जाए। फ्रांस में अनेक प्रकार के जो कानून हैं उन कानूनों को अनेक राज्यों में और अनेक प्रकार के कानून थे, उन कानूनों को एकीकृत करके एक कानून बनाया जाए, कम किया जाए कानूनों को। जो कर थे अनेक प्रकार कर थे उन करों को भी कम किया जाए। ऐसे अनेक सुझाव आए इन वर्ग के द्वारा और तब जाकर के
ये वर्ग सम्मिलित रूप से संघर्ष किया और संघर्ष के परिणाम स्वरूप आगे और जो अहिंसात्मक संघर्ष था और संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनकी मांगों को स्वीकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया पार्लियामेंट द्वारा, स्टेट जनरल द्वारा, और राजा के अधिकारों को कम किया गया। आगे चल करके उग्रवादी विरोध हुआ जब राजा ने सेना, जब उसकी बात नहीं मानी गई तो सेना को आदेश दिया जनता पर आक्रमण करने के लिए, पार्लियामेंट पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन सेना के अंदर जो ताकत थी उसने भी जनता का सहयोग किया, राजा का असहयोग किया। तो एक प्रकार से और 1793 से 1798 ईस्वी तक ये उग्रवादियों का युग चला और सशक्त क्रांति युद्ध के माध्यम से फ्रांस में और दोनों वर्गों में संघर्ष उत्पन्न हुआ। आगे चल करके नेपोलियन का युग आया 1798 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक। नेपोलियन ने और राजा को परास्त करके स्वयं अपने को सम्राट, अपने को तानाशाह, अपने को फ्रांस का सेनापति, फ्रांस का सेवक घोषित किया और उसने फ्रांस में अनेक जो कानून थे उनको कानूनों को एकीकृत किया। उस एकीकृत कानूनों को एक पुस्तक उसने लिखा, एक संहिता उसने बनाई 1804 ईस्वी में, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। उस संहिता में जो भी विभिन्न प्रकार के और अनेकों प्रकार के व्यापारिक जो कानून थे जिसमें व्यापार की स्वतंत्रता नहीं थी, उन कानूनों को समाप्त करके व्यापार में उदारवादी उसका प्रवेश किया, व्यापार को स्वतंत्रता प्रदान किया, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया और आगे चल करके जो अनेक प्रकार के व्यापारिक नियम थे, जो कठोर नियम थे, उन नियमों में उदारता लाई, करों में उदारता लाई और अनेक प्रकार के ऐसे जनता के भलाई कार्य किए। जनता नेपोलियन का समर्थन करने लगी। धीरे धीरे नेपोलियन ने फ्रांस को एक अच्छे राष्ट्र का दर्जा देने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो नेपोलियन से जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, फ्रांस के बोर्बो वंश के राजा लुई सलामा की पत्नी थी ऑस्ट्रिया, इसीलिए विवाह किया था लुई सलामा से अपनी संतान का, अपनी पुत्री का, कि हम फ्रांस पर धीरे धीरे और ऐसे वैवाहिक संबंध के माध्यम से कब्जा कर लेंगे। फ्रांस के राजा भी मेरी एंटोनेट जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी उसके सुंदरता पर मोहित था और भोग विलास में लिप्त था, जनता का ध्यान नहीं देता था। तो ऑस्ट्रिया की यह जो नीति थी यह जब विफल हो गई, राजा पदच्युत हो गया, नेपोलियन का युग आया, तो नेपोलियन को परास्त करने के लिए उसने आक्रमण किया और एक संघ बनाकर आक्रमण किया। ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर के आक्रमण किए। अंत में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 ईस्वी को हार गया। फिर जाकर के फ्रांस में और सम्मिलित रूप से आगे धीरे धीरे संघर्ष उत्पन्न हुआ। उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आगे चल करके फ्रांस में और लोकतंत्र बहाल हुआ। तो फ्रांस के ये जो क्रांति की पृष्ठभूमि थी, ये घटनाएं थी, ये आपके सामने। अब फ्रांस के क्रांति के कारण क्या कहते हैं, तो फ्रांस की क्रांति के कोई एक कारण नहीं थे, सब सम्मिलित कारण थे। उसको हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। उसको हम और राजनीतिक कारण, इसको पहला कारण मानते हैं। दूसरा धार्मिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, चौथा आर्थिक कारण, पांचवा तात्कालिक कारण। इसको हम संक्षेप में आपको बताते हैं। राजनीतिक कारण में राजा का अन्यायपूर्ण व्यवहार और पार्लियामेंट से विरोध, ये जो राजनीतिक कारण था, ये एक प्रकार का फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया।
दूसरा धार्मिक कारण। धार्मिक काम में पोप जो था वो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और वह अनेक प्रकार के धार्मिक कर लगा सकता था। पोप के जो उत्तराधिकारी या जो कर्मचारी इसको पादरी कहते थे, ये लोग अनेक, इनकी संख्या लगभग 6000 थी हिंदुस्तान में, और ये लोग अनेक प्रकार के कर जनता से वसूल करते थे और भोग ब्याज को जोड़ित कर रहे थे, जिससे जनता त्रस्त थी। क्योंकि इनका जीवन सन्यासियों का था, ये पादरी हुआ करते थे, इन्होंने त्यागपूर्ण जीवन जीना चाहिए, लेकिन ये भोगपूर्ण जीवन जीते थे और अनेक प्रकार के अधिकार पत्र जारी करते थे। राजा भी था, राजा को भी दैवीय सिद्धांत के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। फ्रांस में राजा का दैवीय सिद्धांत पालन होता था और इसके अनुसार फ्रांस की प्रत्येक जनता राजा को ईश्वर स्वरूप मानती थी और उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती थी, उसके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। अनेक प्रकार के वह कर लगाता था और अनेक प्रकार के जनता से प्रतिदिन उपहार लेता था, जनता की देखभाल नहीं करता था। फ्रांस में यह प्रतीत हो गया था कि जनता का यह दायित्व है राज परिवार की देखभाल करना। तो ये इससे जनता परेशान थी। सामाजिक कारण, समाज में एक 3 वर्ग के अतिरिक्त एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसमें दार्शनिक, विचारक, चिकित्सक, शिक्षक, वकील ऐसे अनेक लोग उत्पन्न हुए उसी बुर्जुआ वर्ग के समाज से। और इन लोगों का एक वर्ग हुआ जो बुद्धिजीवी वर्ग हुआ, और बुद्धिजीवी वर्ग इन सब के ढोंग प्रपंचों पर कुठाराघात किए और ढोंग प्रपंचों पर प्रश्न चिन्ह उठाए और उस प्रश्न चिन्ह के कारण लोगों को जागृत किया। इसमें वाल्टेयर आते हैं, इसमें रूसो आते हैं, इसमें और मॉन्टेस्क्यू आते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक लिखी जिसमें और जनता के अधिकारों की चर्चा की। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसने स्पष्ट वर्णन किया रूसो ने कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्रता का अधिकार लेकर के धरती पर आता है, उत्पन्न होता है, लेकिन उसे समाज द्वारा, राज द्वारा अनेक जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। उसने भी अपने पुस्तक के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जनता को संगठित किया और इन दोनों वर्गों पर कुठाराघात किया, प्रश्न उठाया। आगे वाल्टेयर ने लेटर ऑफ द इंग्लिश एक पुस्तक लिखी, उसमें भी उस पुस्तक में अनेक जो है अधिकारों की चर्चा किया, जनता के अधिकारों की चर्चा किया, जनता को बताया। इस प्रकार से दार्शनिकों के माध्यम से, विचारकों के माध्यम से समाज संगठित हुआ। आर्थिक कारण, अनेक प्रकार के कर राजा लगाता था, उन करों के बोझ से जनता दबी पिछड़ी चली जा रही थी। इसके बाद लफाते के नेतृत्व में जब अमेरिका में क्रांति हुई थी 1774 ईस्वी में, तो फ्रांस की जनता गरीबी से जूझ रही थी, लेकिन फ्रांस के सरकार ने, फ्रांस के राजा ने और लफाते के नेतृत्व में वहां पर सैनिक भेज दिया और बहुत सारा धन भेज दिया। उसकी कमी को पूरा करने के लिए फ्रांस की जनता पर नए कर लगा दिए, तो इससे भी जनता त्रस्त थी। ऐसे तात्कालिक कारण जिसको मैंने बताया कि पार्लियामेंट जो पेरिस का उच्च न्यायालय था, राजा का प्रतिनिधि की एक सभा, राजा के प्रतिनिधियों की एक सभा थी, उस सभा और राजा में विरोध हुआ और प्रतिनिधियों की सभा ने जनता का साथ दिया। नए कर जब राजा लगाना शुरू किया तो पार्लियामेंट ने कहा कि ये मेरे अधिकार से बाहर है, इसके जनरल की सभा बुलाई जाए और सभा निर्णय करेगी कि लगाया जाए कि ना लगाया जाए। तो राजा क्रोधित उठा जब सभा ने विरोध किया। स्टेट जनरल ने पार्लियामेंट के नेतृत्व में और सभा में विरोध किया, संसद में विरोध किया, तो राजा क्रोधित होकर के और सेना को आदेश दे दिया आक्रमण करने के लिए। इससे फ्रांस में और युद्ध छिड़ गया, गृह युद्ध छिड़ गया और उस गृह युद्ध का परिणाम हुआ राजा पदच्युत हुआ और नेपोलियन की सत्ता आगे बहाल हुई। नेपोलियन के नेतृत्व में कुछ समय तक फ्रांस आगे बढ़ा और आगे जैसे मैंने बताया ब्रिटेन, रूसा और ऑस्ट्रेलिया की सम्मिलित शक्ति ने उसको परास्त किया। आगे फिर धीरे धीरे संघर्ष हुआ और संघर्ष के परिणामस्वरूप फ्रांस में लोकतंत्र की बहाली हुई। आज फ्रांस में जो स्थिति उत्पन्न है वो लोकतंत्र की बहाली के कारण है। लोकतंत्र
ही परिणाम है कि फ्रांस एक विकसित देश के रूप में, एक स्वच्छ देश के रूप में विश्व में आज विद्यमान है। तो इस क्रांति से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। अन्याय सहने वाला, अन्याय करने वाला ही जितना दोषी है उतना ही दोषी अन्याय सहने वाला है। फ्रांस में जब तक लोगों ने अन्याय सहा तब तक फ्रांस का विकास नहीं हो पाया, और फ्रांस में जब राजा का विरोध हुआ, राजा के अन्याय का विरोध हुआ, तो फ्रांस में एक नई लहर उत्पन्न हुई, विकास की लहर उत्पन्न हुई, और फ्रांस आज विकसित देशों की श्रेणी में उच्च स्थान को प्राप्त किए हुए। तो आज के लिए फ्रांस की क्रांति के बारे में जो मैंने बताया वो आपने लिखा होगा, क्योंकि मैंने पहले मैसेज भेज दिया था। आप उसको समझ लीजिए एक सार रूप में, और इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिए। आगे फ्रांस की क्रांति से संबंधित अगला वीडियो मैं जारी करूंगा, उसमें जो और छूटे हुए बिंदु हैं उसके बारे में बता करके और अगले पाठ के तरफ मैं आगे बढ़ूंगा, अगले पाठ की तरफ मैं चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।